हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्षम क्लासेस। जैसा कि हम लोग मगध साम्राज्य शुरू किए थे, तो मगध साम्राज्य में आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो तीसरा लेक्चर में दोस्तों जो नए व्यूअर होंगे, नए स्टूडेंट होंगे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि लास्ट 2 वीडियो आप लोग देखिए, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि मैं मगध साम्राज्य को एक कहानी के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। मैंने बताया कि जो मगध साम्राज्य हमारा है, जैसे 16 महाजनपद है, जो मगध साम्राज्य का हम लोग जिक्र करते हैं, तो 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर होता है मेरा मगध। और इसका जिक्र दोस्तों बौद्ध साहित्य, यहाँ बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा है कि बौद्ध साहित्य और खास करके यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग था कि अंगुत्तर निकाय किसका साहित्य है, तो दोस्तों बौद्ध साहित्य है। इसी में दोस्तों 16 महाजनपद का जिक्र है। तो थोड़ा सा 16 महाजनपद में हम लोग मगध देख रहे थे। तो हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में कि मगध साम्राज्य में अब तक कितने राजवंश आए थे। तो एक ट्रिक हम बताए थे, जैसे हम हसीन मासूका, लास्ट क्लास में हम बोले थे मान ले मेरी मासूका बहुत हसीन है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि जो मगध एम्पायर है, मगध एम्पायर जो हमारा दोस्तों है, तो इस मगध साम्राज्य में जो आज का बिहार, इस साम्राज्य में अब तक कितने राजवंश आए। तो हम ट्रिक बताए थे, सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कर्ण वंश आए थे। तो बताए थे हर्यक वंश हम लोग कंप्लीट कर दिए, स से शिशुनाग कंप्लीट कर दिए थे, नंद कंप्लीट कर दिए थे। आज मौर्य वंश हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मौर्य वंश के बारे में। और मौर्य वंश से अक्सर बीपीएससी में बहुत सवाल पूछता है, यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी दे रहे हो। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य वंश। तो मगध साम्राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट मौर्य वंश है, और मौर्य वंश के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटा बिंदुसार, और उसके पोता आप देखोगे दोस्तों अशोक, जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। तो अशोक तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो आज हम लोग देखेंगे इसका स्टोरी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस प्रकार से नंद वंश का पतन करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य पर बैठते हैं, और साथ ही साथ फिर देखेंगे किस प्रकार से राजा पोरस का लड़ाई के बाद सिकंदर जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जब सिकंदर से मदद मांगते हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, तो मदद नहीं करते हैं, और बाद में सेलुकस निकोटर किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करता है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो आज 2 लड़ाइयाँ थोड़ा देखेंगे, और खास करके पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो सवाल अक्सर पूछा वहां पे हम लोग का फोकस रहेगा। तो इसमें अक्सर सवाल होता है इसका महत्वपूर्ण, जैसे हम लास्ट क्लास डिस्कस किए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अभी यहाँ पर धनानंद और चाणक्य। तो हम बताए थे कि किस प्रकार से चाणक्य अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड करता है और नंद वंश को यहाँ से गद्दी से हटाएगा। लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे दोस्तों कि जब यहाँ पर सिकंदर का जब आक्रमण हो रहा था, लास्ट क्लास में थोड़ा सा हम डिस्कस किए थे कि यहाँ पर जब आप देखोगे यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे थोड़ा सा कि किस प्रकार से जब यूनानी आक्रमण उधर से और ईरानी वगैरह सिकंदर का, जब इधर सिकंदर आक्रमण करता है, तो सिकंदर के आक्रमण के पहले भी यहाँ पर जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, हम बताए थे दोस्तों, यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पर चाणक्य प्राचार्य होते हैं। तो इस तक्षशिला विश्वविद्यालय को बचाने के लिए और यहाँ पर तक्षशिला को, जनता को सुरक्षित करने के लिए चाणक्य यहाँ नंद से मदद मांगने के लिए मगध में जाता है। तो नंद वंश क्या करता है, चाणक्य को वहां से बेइज्जत करके निकाल देता है। और साथ ही साथ आपको बताया था इसके पहले वाले क्लास में कि जो चाणक्य के पिताजी भी गए थे यहाँ पे, इसके जो इनका नंद वंश का जो शासन था, उसमें थोड़ा सा करप्शन ज्यादा था, भोग विलासिता ज्यादा था, जनता के प्रति उदार नहीं थे। तो इस तरह का नंद का जो दोस्तों, राजा जो धनानंद होता है, तो धनानंद का एक्टिविटी दोस्तों कहीं ना कहीं भोग विलासिता वाला ज्यादा होता है।
तो इसी के कंप्लेन करने के चक्कर में चाणक्य के पिता को भी हत्या कर देते हैं। लास्ट क्लास में इसको थोड़ा हम लोग डीपली डिस्कस किए थे। तो यहाँ दो स्टोरी देखे, एक तो देखे कि चाणक्य के पिता दोस्तों चाणक्य मुनि, और एक चाणक्य, ये दोनों के साथ दोस्तों आप देखोगे कि धनानंद जो राजा है, जो नंद वंश का राजा है, दोनों को कहीं ना कहीं बेइज्जती करता है। एक तो इनके पिता को बेइज्जत भी करता है और हत्या करवा देता है, और जबकि चाणक्य को बेइज्जत करके निकालता। तो इसी का बदला लेने के लिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड करते हैं और दोस्तों धनानंद को हराएंगे। तो धनानंद को हराने के बाद ही आप देखोगे कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना होगा। तो इसका ज्यादा डीपली हम पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं जाएंगे, इतना हम बता देंगे आपको दोस्तों कि एक्चुअली होता क्या है। कि आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा मगध है, और मगध में दोस्तों हम देखें कि यहाँ पर नंद वंश का जो राजा है धनानंद है। तो धनानंद बहुत ताकतवर होता है। हम लास्ट क्लास में बताए थे कि जब यहाँ जब सिकंदर यहाँ पर आया था, और सिकंदर के साथ सेलुकस निकेटर जो चंद्रगुप्त का सेनापति होता है, ये दोनों यहाँ से दोस्तों धनानंद का सेना देख के डर जाता है, और सिकंदर मगध पर अटैक नहीं करके वापस चला जाता है। और इसी बीच में मैं एक स्टोरी भी आपको बताए थे दोस्तों लास्ट क्लास में, कि यहाँ पर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ मिलने आते हैं सिकंदर से और सेलुकस निकेटर से मदद मांगते हैं कि मुझे धनानंद को हराना है और मगध साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित करना। तो आप देखोगे सिकंदर और सेलुकस निकेटर डायरेक्ट मना कर देता है चाणक्य को और चंद्रगुप्त मौर्य को। सिकंदर को लगता है कि कोई खास बड़ा ये लोग पर्सनालिटी नहीं, कोई खास बड़ा व्यक्तित्व है नहीं, तो ये दोनों को डिनाई करके चला जाता है। और यहाँ पर सेलुकस निकेटर भी होता है, इसको लगता है कि चाणक्य और जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य कोई खास ताकतवर राजा या फिर कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। स्टोरी इसलिए बता रहे क्योंकि आगे का स्टेप में ये स्टोरी यूज होगा दोस्तों। अब सवाल उठता है कि नंद वंश को जब ये बात पता चल जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच में युद्ध होने वाला है, तो दोस्तों देखो कि धनानंद बहुत षड्यंत्र करता चंद्रगुप्त को मारने के लिए। चंद्रगुप्त को मारने के लिए देखो विष कन्या का भी प्रयोग करता है, चंद्रगुप्त बच जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त जब अपने राजमहल की ओर जब एक बार आता है तो उसको दीवार को दोस्तों गिराने का कोशिश किया जाता है। हालांकि हाथी पे चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है कि बैठे रहते तो हाथी बहुत तेज से निकल जाता, वरना दीवार चंद्रगुप्त मौर्य पे ही गिर जाता। और इसके अलावा षड्यंत्र भी रचा जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि धनानंद चंद्रगुप्त को हराने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन अल्टीमेटली चंद्रगुप्त को हरा नहीं पाता क्योंकि चाणक्य इनके साथ होते हैं। और अंततः दोस्तों आप देखो कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलके पाटलिपुत्र को दोस्तों यहाँ पर घेर लेते हैं, और पाटलिपुत्र को घेर के और इस प्रकार से वहां धनानंद का हत्या कर देते हैं। और धनानंद का हत्या करने के बाद दोस्तों आप देखोगे कि 320 से 21 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। तो हम लोग देख लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दोस्तों कि किस प्रकार से। अब सवाल इसमें उठेगा, थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे, कि धनानंद को हराने के बाद तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध के गद्दी पर बैठ गए, लेकिन इसमें मैक्सिमम सवाल पूछता चंद्रगुप्त मौर्य में कि खास करके आप मौर्य साम्राज्य में कि मौर्य साम्राज्य का जानने का स्रोत क्या है, फिर मौर्य साम्राज्य में अब तक कितने राजवंश हुए, मौर्य साम्राज्य का सेलुकस निकेटर के साथ युद्ध कैसा हुआ, फिर बिंदुसार अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश किया, फिर अशोक मगध साम्राज्य को और मौर्य साम्राज्य को कैसे विस्तार दिया। तो आगे दोस्तों देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में हम बताएं कि इससे बहुत सारा सवाल पूछता है। यहाँ मान ले पूछा मौर्य वंश का स्थापना कब होता है, तो मौर्य वंश का दोस्तों देख सकते हो 321 ईस्वी पूर्व में।
यहाँ पूछा कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना कब होता है, तो 321 ईस्वी पूर्व में। और अंतिम राजा दोस्तों यहाँ बृहद्रथ जो 185 ईस्वी पूर्व। तो अंतिम राजा जो बृहद्रथ होता है दोस्तों, इसको आप देखोगे पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग इसका हत्या करके दोस्तों शुंग वंश का स्थापना करता मौर्य के बाद। तो मौर्य का पीरियड देख लो दोस्तों 321 ईस्वी से 185 ईस्वी पूर्व तक है। अब इसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछता है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने का स्रोत क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखा गया, चाणक्य के द्वारा लिखा गया दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है चाणक्य का और क्या नाम है, तो चाणक्य का कौटिल्य भी नाम है, विष्णुगुप्त भी है, मैकियावेली, द्विजव, तो आप देख सकते हो द्विजसव भी इनको बोला गया है। हालांकि मैकियावेली क्यों बोला गया, यहाँ पर सवाल उठता है दोस्तों, क्योंकि आप मैकियावेली को माना गया पॉलिटिकल साइंस का फादर। सबसे पहले पॉलिटिकल राजनीतिक शास्त्र पर मैकियावेली एक किताब लिखे। लेकिन दोस्तों उनसे पहले आप देखो कि हमारे पास अर्थशास्त्र है। किताब का नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन ज्यादा इसमें दोस्तों पॉलिटिकल राजनीति दिया हुआ है। सप्तांग थ्योरी पढ़ोगे आप दोस्तों, सप्तांग सिद्धांत, जिसमें राज का 7 अंग होता है। ये दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही दिया हुआ। तो अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है, तो इसलिए इनको मैकियावेली भी कहा गया। ऐसा मान लीजिए कि विश्व का सबसे पहला राजनीति शास्त्र किनके द्वारा लिखा गया है, तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया। मैकियावेली तो बाद में लिखे दोस्तों, इनके पहले हमारा देखें कि अर्थशास्त्र में ही इनका जिक्र है। तो पहला यहाँ पर इससे इतना सारा सवाल बनता है चाणक्य से कि चाणक्य का नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है, मैकियावेली भी है, द्विजसव भी है। उसके बाद यहाँ पर सवाल होगा कि चाणक्य के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया है और इस किताब को 15 भागों में बांटा गया दोस्तों। तो यहाँ से पूछा भी लास्ट में पीएससी में कि चाणक्य का जो किताब है अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया, 14, 13, 15, 16। तो दोस्तों देख सकते हो 15 भागों में बांटा गया। इसके अलावा इंडिका लिखा है कौन दोस्तों, अभी बताएंगे। इंडिका मेगास्थनीज, अभी बताएंगे मेगास्थनीज कैसे, जब सेलुकस निकेटर को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य जब कर्नेलिया से शादी करता है, तो उसी के देख रेख के लिए आप देखो कि सेलुकस निकेटर एक राजदूत भेजता है जिसका नाम होता है आपका मेगास्थनीज। वही बुक लिखता है इंडिका। इस इंडिका में मौर्य प्रशासन का वर्णन है। और मुद्रा राक्षस में दोस्तों ये विशाख दत्त का किताब है, इसके द्वारा भी नंद वंश का कैसे पतन होता है तो इसके बारे में भी लिखा गया। जैसे भी हम बताएं कि नंद वंश क्या करता है, नंद वंश का सबसे जो ताकतवर राजा धनानंद होता है, तो पहले चंद्रगुप्त को मारने के लिए षड्यंत्र करता है, लेकिन षड्यंत्र से बचता है। अंततः इन लोग क्या करता है कि पाटलिपुत्र को, जो कि नंद वंश का उस समय धनानंद का राजधानी होता है, तो पाटलिपुत्र को चारों तरफ से घेर कर उसको हत्या कर दिया जाता है। इसमें चाणक्य क्या करते हैं कि कुछ मंत्री जो होते हैं, धनानंद के कुछ मंत्री को भी अपने में मिला लेते हैं और षड्यंत्र तरीके से दोस्तों धनानंद को यहाँ पर हत्या कर दिया जाता है और मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया जाता है। तो इसका जिक्र दोस्तों मुद्रा राक्षस में। तो मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और इस तीनों किताब में दोस्तों मौर्य साम्राज्य का वर्णन है, मौर्य साम्राज्य के जानने के स्रोत है। तो यहां से अक्सर बीपीएससी क्वेश्चन बनाता है। इसके अलावा देखो तो दिव्यवदान और आप देखोगे अशोकवादान, इसमें दोस्तों आप देखोगे इसमें भी मौर्य साम्राज्य का वर्णन है। जब देखो कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद जब बौद्ध धर्म अपनाते हैं, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना बेटी आप देखो कि संघामित्रा और बेटा महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजते हैं। तो इसका दोस्तों इसमें जिक्र है अशोकवदान में। साथ ही साथ श्रीलंका का 2 साहित्य है, महावंश और दीपवंश। यूपीएससी में भी एक बार सवाल किया था कि महावंश और दीपवंश किस प्रकार के साहित्य है, तो बौद्ध साहित्य है। कहाँ का साहित्य है, तो श्रीलंका का साहित्य है। तो किसका सोर्स है दोस्तों, तो मौर्य साम्राज्य का इसमें स्रोत है, मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में भी इसमें वर्णन है।
तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ से भी एक दो सवाल बनाया जा सकता है। फिर ग्रीक राइटर के बारे में दोस्तों प्लूटार्क, एस्ट्रेबो, एपिनायस, अभी चंद्रगुप्त और सेलुकस निकेटर का युद्ध का वर्णन करेगा। जस्टिन, एरियन, डायडोरस, ये सारे दोस्तों यूनानी और ग्रीक लेखक है। इसमें लास्ट क्लास में भी आप देखो, सॉरी लास्ट ईयर में एक बार बीपीएससी में लगभग 2018-19 में एक सवाल पूछा था कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक कौन है। तो दोस्तों लेखक से भी यूपीएससी हो या बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक होता है, कोई भी स्टेट पीएससी, लेखक और उसके बुक के नाम, या फिर लेखक और कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे बारबोसा कहाँ का था, निकोल कोंटी कहाँ का था, मार्को पोलो कहाँ का था, अब्दुल रजाक कहाँ का था। तो दोस्तों इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देख सकते हो कि ग्रीक राइटर का दोस्तों आप यहाँ पर नाम याद रखोगे, अल्टीमेटली पूछ सकता है। दूसरा आप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है, ये तो हमारे साहित्य सोर्स से दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के साहित्यिक स्रोत है। लेकिन अब बात करोगे पूरा तात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में एक रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है और अशोक के बहुत सारे शिलालेख है। आप देखो कि अशोक के अभिलेख को आप बाद में देखोगे तो यहाँ पर एक तो होता स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहा लेख, इसका जिक्र करेंगे दोस्तों हम लोग। तो स्तंभ लेख दोस्तों कितना है, 14, बड़े बड़े 14 स्तंभ लेख है। फिर छोटे कुछ, सॉरी शिलालेख 14 है, अभी आगे जिक्र करेंगे। 14 शिलालेख है जिसमें आप बताओगे 13वां शिलालेख में जो कलिंग का युद्ध का वर्णन है। पहले शिलालेख में पशु बलि का हत्या पर बोलते हैं कि बंद निषेध करते हैं। तो 14 शिलालेख है दोस्तों। और स्तंभ लेख 7 है जिसमें कौशाम्बी का स्तंभ लेख, टोपरा का, मेरठ का स्तंभ लेख, रामपुरवा का, ये सब हम लोग दोस्तों देखेंगे अभी। और गुहा लेख भी दोस्तों आप देखो कि अलग, जैसे सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण, इस तरह करके जो बहुत सारे गुहा लेख बनवाए थे अशोक, बाद में देखेंगे। तो ये सारे दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा दोस्तों मौर्य साम्राज्य के जानने का स्रोत है। तो यहां से एक सवाल पूछता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखें कि ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि चाणक्य को कैसे हराता, सॉरी धनानंद को। अब यहाँ से एक सवाल पूछा है कि जैसे जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया है, तो सेंड्रोकोटस। इसके बारे में आप देखोगे जस्टिन चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस नाम दिया है अपने बुक में, अपने साहित्य में। तो यहाँ से सवाल बनता है दोस्तों, जिसका मतलब होता भारत है। विशाख दत्त ऑलरेडी हम लोग मुद्रा राक्षस का जिक्र कर चुके हैं। चाणक्य दोस्तों, चाणक्य का जो कौटिल्य के बारे में हम लोग जिक्र किए हैं, जो कौन से बुक लिखे हैं, अर्थशास्त्र। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का निर्माण का दोस्तों जिक्र है। आप देखो कि सौराष्ट्र का एक पुष्पगुप्त इसका गवर्नर होता चंद्रगुप्त मौर्य का। तो सौराष्ट्र मतलब गुजरात के क्षेत्र में अकाल पड़ता है। तो दोस्तों इस जूनागढ़ अभिलेख में जिक्र है कि पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो कहीं ना कहीं भी मौर्य साम्राज्य का सोर्स है। फिर इन्हीं के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के ही काल में दोस्तों देखो कि प्रथम जैन संगीति हुआ है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनके जो प्रथम जैन संगीति का जो दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र। और साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर श्वेतांबर, स्थूलभद्र श्वेतांबर थे दोस्तों। इसका जिक्र हम लोग करेंगे आगे। और यहाँ पर प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो आप खास करके इस चीज को देखोगे। दूसरी जैन संगीति हुआ था दोस्तों बल्लभी, गुजरात में। तो हालांकि यहाँ से सवाल आएगा कि प्रथम जैन संगीति किसके काल में हुआ है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अब यहाँ पर इनके बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाए थे। जैन धर्म के कारण ही सलेखना विधि से अपना प्राण त्यागते भी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह का बाद में, जैन ग्रंथों के अनुसार दुधरा चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। अब यहाँ पर एक सवाल हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदुसार से आने से पहले। थोड़ा सा बिंदुसार आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तक्षशिला में जैसे आक्रमण होता है राजा पोरस के समय में, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य का स्टोरी जैसे थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। इपिनियास, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है
इपिनायास ने सेलुकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध का जिक्र किया। तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अल्टीमेटली होता क्या है जो सेलुकस निकेटर के साथ जो युद्ध होता है। तो आप देखोगे, मैं जब पढ़ा रहा था आपको लास्ट क्लास में, तो हम बताए थे कि जब यहाँ पर धनानंद होता है, नंद वंश का राजा, तो उस समय जब यहाँ पर सिकंदर और सेलुकस निकेटर दोनों के पास दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मिलने के लिए जाते हैं। चाणक्य चाहता था कि सिकंदर ताकतवर है और नंद को हरा के नंद से बदला ले ले, नंद वंश को हरा के धनानंद से बदला ले ले, और बदला लेके दोस्तों यहाँ पर कौन राजा बन जाए? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन हम बताए थे कि सिकंदर और सेलुकस निकेटर जो था इसका सेनापति, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को मना कर देता है, बोलता नहीं मैं कोई मदद नहीं करूंगा। मदद नहीं करने के पीछे का लॉजिक दोस्तों ये होता है, एक तो धनानंद के पास बहुत विशाल सेना होता है, तो चंद्रगुप्त लड़ना नहीं चाहता, सिकंदर लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि 5 से 6 लाख का सेना को सिकंदर और सेलुकस निकेटर को हराना बहुत मुश्किल है, धनानंद को नहीं हरा पाएगा। और साथ ही साथ इन लोगों को लगता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को मदद करके मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि उतना पॉलिटिकल पावर तो था नहीं चंद्रगुप्त मौर्य, कोई उतना महान व्यक्ति तो उस समय तो थे नहीं, ना ही चाणक्य और ना ही चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस वजह से अल्टीमेटली दोस्तों आप देखो कि लोग मदद करने से इनकार कर देता। लेकिन बाद में देखोगे दोस्तों कि जब यहाँ पर सिकंदर लौट जाता है, तो लौटते वक्त जितना भी इसका जीता हुआ साम्राज्य होता है, जैसे आप देखो कि सिकंदर का सपना होता विश्व विजेता बनने का, तो सिकंदर इधर से जीतते हुए आता है। आप देखोगे ईरान, इराक, तुर्की, फिर इधर में आप आओगे अफगानिस्तान, फिर यहाँ पर तक्षशिला में एक राजा होता आम्बी को भी हराता है, और पोरस, झेलम नदी के पोरस को भी हराता है। तो इतना सारा जो इलाका जीतते हुए जाता है, तो वापस जब चंद्रगुप्त मौर्य जब लौट जाता है तो अपना सारा जीता हुआ जो क्षेत्र होता है अपना सैनिक को दे देता, सेनापति सेलुकस निकेटर को दे देता है। दोस्तों आप देखोगे अब यहां से स्टोरी थोड़ा सा आगे जाएगा दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर मैं बता रहा हूं तो समझिए उसके पीछे का लॉजिक है और कहानी वहां से क्वेश्चन पूछा है। तो मान ले मैं बताया जैसे दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर जब सिकंदर लौट जाता है, सिकंदर जब लौट जाता है 323 बीसी में, देखिएगा कि बेबीलोनियन में इसका मृत्यु हो जाता है, तो ये अपना सारा जो जीता हुआ क्षेत्र सेलुकस को देके चला जाता है, सेलुकस निकेटर। तो दोस्तों सेलुकस निकेटर इसका सेनापति, सारा इलाका जीत के चला जाता। जब सेलुकस निकेटर वापस जब आता यहाँ पर दोबारा आता, तो यहाँ पर देखता है कि राजा कौन बना हुआ, तो अब चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका महामंत्री है चाणक्य। तो सेलुकस निकेटर को लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य वही है जो इनसे मदद मांगने के लिए आया था दोस्तों, क्योंकि मैं बताया था कि सेलुकस निकेटर और सिकंदर से एक बार मदद मांगने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जाते हैं कि भाई आपसे मदद चाहिए, मैं धनानंद को हराना चाहता हूँ। लेकिन धनानंद को विशाल सेना से वापस सिकंदर लौटता है और सेलुकस निकेटर मदद नहीं करता। लेकिन जब दोबारा देखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य पे बैठा हुआ, तो सेलुकस निकेटर को लगता है कि किसी प्रकार धनानंद का मृत्यु हो गया होगा और उसका फायदा उठा के चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठ गया। तो उसको लगता है, आभास होता, अंदाजा होता है सेलुकस निकेटर की चंद्रगुप्त मौर्य उतना ताकतवर राजा नहीं है। तो इसीलिए सेलुकस निकेटर अटैक करने का कोशिश करता है मगध पे, और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच में युद्ध हो जाता है, क्योंकि
मिस कैलकुलेशन हो जाता है, गलत आकलन कर लेता है सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी बीच में दोस्तों देखोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को क्या करता है, हराता है, उठा उठा के पटकता है, उसको इस बात का एहसास दिलाता है कि तुम जिस प्रकार मुझे समझ रहे थे मैं वैसा हूं नहीं, मैं तुमसे भले मदद मांगने गया था लेकिन मैं ऑलरेडी एक स्किल राजा हूं। आप देखोगे बहुत ही प्रशिक्षित और बहुत ही ट्रेंड होता है। तो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को दम भर धोता है, जितना पीटना होता है पीटता है। पीटने के कारण दोस्तों यहाँ पर लास्ट में ट्रीटी मान लेता है, एक संधि होता है दोनों के बीच में। सेल्यूकस निकेटर बोलता है कि ठीक है भाई, मेरे पास कुछ साम्राज्य है, आप उसको ले लो। उसके बाद लेने के लिए यहाँ पर सिकंदर रेडी, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य रेडी हो, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को डाउट होता है। उसको लगता है कि जिस प्रकार सिकंदर अटैक किया, सेल्यूकस अटैक किया, हो सके आज फिर माफ कर दे, कल फिर मेरे पे अटैक करे। तो इस वजह से सेल्यूकस निकेटर का जो बेटी होता करनेलिया, तो करनेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य शादी करने का प्रस्ताव देता है सेल्यूकस को। ये बोलता है भाई तुम पे मुझे कोई भरोसा वगैरह है नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है कि जिस प्रकार सिकंदर अटैक किया, तुम भी अटैक करने आए थे, वापस लौट के गए, फिर अटैक करने आए, क्या गारंटी है कि तुम कल फ्यूचर में फिर अटैक ना करो मेरे पे। तो एक काम करो, तुम जो मुझे अपना जीता हुआ साम्राज्य, जैसे देखो मकरान का इलाका, कंधार का इलाका, हेरात का इलाका, ये सब इलाका दे देता चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर। लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटी से शादी करना चाहता हूं। और शादी करने के बाद क्या होता है कि रिलेशन मजबूत हो जाता है, अभी अपना दामाद को नहीं मार सकता। तो दोस्तों आप देखो करनेलिया से शादी कर लेता चंद्रगुप्त मौर्य संधि के रूप में, और दहेज के रूप में मान लो, या फिर जीता हुआ साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को देता कौन, सेल्यूकस निकेटर। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस को लगता है कि भाई मेरा बेटी का ख्याल अच्छा से रखेगा कि नहीं रखेगा, इसके लिए सेल्यूकस निकेटर एक साथ में दूत भेजता है, राजदूत। वही दूत होता है दोस्तों मेगास्थनीज। तो यहां से सवाल बनता है दोस्तों, यहां से मैं स्टोरी बताने के पीछे का लॉजिक है। अब इसमें पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का जो युद्ध था, इसका जिक्र किसने किया है। तो दोस्तों इसका जिक्र किया है एपिनायस ने। कब युद्ध हुआ, तो 305 बीसी में। अब सवाल उठता है दोस्तों कि इसके बाद जीतने के बाद देखोगे, जीतने के कारण ही करनेलिया से शादी होता है, जीतने के कारण ही कुछ इलाका चंद्रगुप्त मौर्य को मिलता है, और सेल्यूकस निकेटर को भी लगता है कि मैं अपना बेटी को दे रहा हूं। पहली बार यूनान की महारानी राजकुमारी अगर मगध में आ रही है, मतलब इंडिया में आ रही है, तो उसको थोड़ा सा डाउट होता, तो साथ में एक राजदूत भेजता मेगास्थनीज। लगभग 7-8 साल तक मेगास्थनीज भी मगध में रहता है, और उसी दौरान मगध के बारे में लिखता है इंडिका में। जितना भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जिक्र खास करके कौन करता है, तो आप देखोगे मेगास्थनीज इंडिका में करता है। अब यहां पर दोस्तों देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जब सेल्यूकस निकेटर को हराता है, तो दहेज के रूप में दोस्तों देख लो काबुल, कांधार, हेरात और मकरान मिलता है। और साथ ही हम बताएं कि उसको लगता है कि भाई मैं अपना बेटी का शादी कर रहा हूं, तो मेरा बेटी सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं बताता हूं, उसके लिए साथ में कौन, एक राजदूत भेजता है। और यही राजदूत कौन है दोस्तों, तो मेगास्थनीज है। आप देख सकते हो मेगास्थनीज को मगध में छोड़ देता है, और मेगास्थनीज लगभग 7-8 साल रहता है। तो यहाँ पर इंडिका एक किताब लिखता है जिसमें मगध का विस्तार से वर्णन है, खास करके पटना का जो प्रशासन है, पाटलिपुत्र का। एग्जाम में पूछा भी है कि पाटलिपुत्र का जो शहरी प्रशासन है उसके बारे में जानने का स्रोत क्या है, तो मगध का आप देखो कि मेगास्थनीज का इंडिका, इसमें बताया है कि आप देखो कि 6 कमेटी है, 6 कमेटी, जिसमें हर कमेटी में 5-5 लोग हैं। 1 2 3 4 5, हर कमेटी में 5-5 लोग हैं। टोटल 6 कमेटी है, और हर कमेटी में 5-5 लोग हैं। और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का प्रशासन चलता है, खास करके पाटलिपुत्र का। तो इसका जिक्र इंडिका में है दोस्तों, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। तो यहां से सवाल पूछता है कि मौर्य प्रशासन का, खास करके पाटलिपुत्र का शहरी प्रशासन का जिक्र किसमें है, तो मेगास्थनीज का इंडिका में। फिर यहां से पूछता है कि 500 हाथी बदले में, आप देखो कि
मगध का इलाका जैसे उड़ीसा, बिहार, बंगाल जो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो यहाँ हाथी का दोस्तों बहुत ज्यादा जमवाड़ा होता है। हाथी भारत में अच्छा खासा है, लेकिन घोड़ा कम है। तो हाथी दोस्तों गिफ्ट के रूप में कौन देता है? चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट के रूप में देता है। मतलब अपना ससुर जी का उल्टा ये दहेज देता है। क्या देता है? हाथी। तो इसका बारे में किसने जिक्र किया दोस्तों? तो प्लूटार्क ने। तो ये हमारा था दोस्तों मौर्य का कहानी, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का। अब सवाल उठता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कैसे होता है? तो इससे आप बता दिए कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों भद्रबाहु से बहुत प्रभावित थे। हम बताते कि जैन धर्म 2 भाग में बट गया था। एक बट गया था आपको दिगंबर, एक श्वेतांबर। तो श्वेतांबर में कौन थे दोस्तों? तो श्वेतांबर लोग थे स्थूल भद्र वाले, और दिगंबर जो दक्षिण भारत में चले गए थे वे थे दोस्तों भद्रबाहु के अनुयायी। तो आप देखो कि भद्रबाहु से प्रभावित होके चंद्रगुप्त मौर्य भी दोस्तों जैन धर्म अपना लेते हैं। और जैन धर्म अपनाने के बाद देखोगे दोस्तों कि वही सरवन बेलगोला में जाते हैं कर्नाटक में, और वहां पर जो सलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग देते हैं। इसका जिक्र दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं इनका फैक्ट लिखा हूं, तो आप देख सकते हो। इसमें यहाँ पर जैसे इनके बारे में लिखा कि भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन धर्म और चंद्रगिरी पर्वत पे, जो कि आप श्रवण बेलगोला कर्नाटक का क्षेत्र है। तो आप चंद्रगुप्त मौर्य को कोई हराता नहीं दोस्तों। ये क्या करते हैं? जैन धर्म अपनाते हैं। और जैन धर्म में एक सलेखना विधि है, जो अन्न जल त्याग देना, कठोर तप तपस्या बोलते, जिसको आप बहुत ज्यादा काया कलश होता, बहुत ज्यादा त्याग होता है, इसके माध्यम से अपना प्राण त्याग देते हैं। और जैसे ही प्राण त्याग देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो इसके बाद गद्दी पर इनका बेटा कौन बैठेगा? बिंदुसार। बिंदुसार भी बहुत बड़ा ताकतवर होता है, और ये भी लगभग आप देखो कि कांधार के इलाके में जीतता है 2 बार। वहां आप देखो कि कांधार, जो अभी हम बताएं कि जब सिकंदर युद्ध करते हुए जैसे ईरान इराक को हराता, तो अफगानिस्तान का इलाका, कांधार में तहसीला का इलाका, जहां पर राजा आम्बी को हराता है। तो बाद में दोस्तों आप देखोगे कि चंद्रगुप्त के जो बेटा है बिंदुसार, ये भी दोस्तों आप देखो कि इलाके को कब्जा कर लेता है। ये वाला इलाका जो कांधार का क्षेत्र है, तक्षशिला का क्षेत्र है, ये वाले इलाके को दोस्तों आप देखोगे कि बिंदुसार भी इसको कब्जा करता है। और बाद में जब यहाँ विद्रोह होता है, आप देखोगे कि यहाँ विद्रोह होता है, तो विद्रोह को दबाने के लिए अपना बेटा जो होता है अशोक को यहाँ भेजता है। सुसीमा को भी यहाँ भेजता है। 2 बेटा होता है, दोनों बेटा को विद्रोह को दबाने के लिए भेजता है। जब अशोक गद्दी पर बैठता है यहाँ पर, मतलब अभी आप देखो कि बिंदुसार के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? अशोक। तो अशोक यहाँ पर गद्दी पर बैठने से पहले अवंती का राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। तो आप इसका बारे में थोड़ा सा देखो कि सारे इलाके को कैसे इन लोग जीता हुआ। यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई चंद्रगुप्त का पुत्र जो है, जो यही दुर्धरा है, इसी का बेटा होता है बिंदुसार। हालांकि माता का नाम वगैरह तो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता, लेकिन आप याद रखिए। अब सवाल इसमें देखो, बिंदुसार में सबसे ज्यादा सवाल पूछता है इसको कौन कौन लोग क्या बोले हैं। तिब्बती लेख में क्या है, यूनानी लेख में क्या है, पुराण में क्या है, अभिलेख में क्या है, कैसा कैसा यूनानी लोग उपाधि दिए। तो इससे बहुत सारा सवाल होता है। जैसे यहाँ पर यूनानी में इसे अमित्र घात कहा गया, शत्रुओं का संहारक, शत्रुओं का विनाश करने वाला, अमित्र केटस। मतलब अमित्र घात बोलते हैं कौन दोस्तों? यहाँ पर पूछा कि अमित्र घात किस राजा के लिए यूज हुआ है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या बिंबिसार? तो देख लो, यहाँ देख सकते हो दोस्तों बिंदुसार। किस साहित्य में? तो यूनानी साहित्य में इसका जिक्र है। वायु पुराण में इसको भद्रसार कहा गया। बिंदुसार का उपाधि से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या उपाधि मिला? तो पहला अमित्र घात से 100 क्वेश्चन पूछा है। वायु पुराण में भद्रसार इसके बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन हो सके कभी मैच द फॉलोइंग दे दिया जा सकता है। जैन ग्रंथ में इन्हें सिन सेन कहा गया। उसके बाद चीनी में इनको बिंदुपाल कहा गया। एस्ट्रेबो इनको बोला एलियाट्रोकट्स। तो इतना सारा उपाधि आप दोस्तों देख सकते हो। तिब्बती लेखक जो इनके हैं तारकनाथ बताए हैं कि 16 राज्यों का जीतने वाला है। तो
कितना सारा उपाधि है दोस्तों, आप देख सकते हो। एक उपाधि यहाँ पर अमित्रघात, दूसरा उपाधि भद्रसार, तीसरा सिंहसेन, चौथा एलिया ट्रोकर्स और पांचवा बिंदुपाल। आप देख सकते हो कि तारकनाथ भी 16 राज्यों को जीतने वाला बताया, मैंने कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा साम्राज्यवादी है। तभी तो भाई अमित्रघात कहा गया, दुश्मनों को मारने वाला। और हम अभी बताएं कि कांधार और उधर अफगानिस्तान के इलाके तक भी बिंदुसार फैला हुआ था। और जब वहां पर क्या होता है, विद्रोह होता है, आंतरिक विद्रोह होता है, तो अपना बेटा अशोक को और सुसीमा को भी भेजते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से कितने सारे सवाल हैं। अब यहाँ पर देखो कि भाई जिस प्रकार यहाँ पर हम बताएं कि चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे हम बताएं कि मगध में जब चंद्रगुप्त मौर्य था तो इसके दरबार में आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो सेलुकस निकेटर भेजा था। तो जब यहाँ बिंदुसार आएंगे तो बिंदुसार के समय में जो नया राजदूत आएगा उसका नाम होगा दोस्तों डेमेकस या डाइमेकस। एक यहाँ दोस्तों तो सीरियन राजा एंटीओकस का राजदूत है। सीरिया का एक राजा है, उस राजा का नाम है एंटीओकस। वह अपने एक राजदूत भेजता है बिंदुसार के दरबार में, और उस राजदूत का नाम होता है डाइमेकस। ये पूछा, जैसे पूछा कि सेलुकस एक यूनानी राजा है जो मेगास्थनीज को भेजा है किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त के दरबार में। उसी प्रकार सीरिया का राजा एंटीओकस जो है डाइमेकस को भेजा। कहा गया कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी से माना गया। साथ ही साथ आप देखो कि इसका जिक्र किया कि मदिरा, सूखा अंजीर, ये सब भी चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों सीरियन राजा से आग्रह करके मंगवाते हैं। फिर एक मिस्र का राजा है दोस्तों टॉलमी टू या फिर डायनीसियस, सॉरी टॉलमी टू या फिर इसके एंटीओकस है। एंटीओकस तो वहां पर है। इसका फिलाडेल्फिया, सॉरी फिलाडेल्फिया, तो टोलमी टू या फिलाडेल्फिया एक ही राजा है, या तो टोलमी टू बोल लो या फिर फिलाडेल्फिया बोल लो। ये दोस्तों मिस्र का राजा है। ये अपना एक राजदूत भेजता है डायनीसियस बिंदुसार के दरबार में। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा है उसके दरबार में 2 राजदूत आते हैं, जबकि चंद्रगुप्त के दरबार में बस एक ही राजदूत था मेगास्थनीज, और वो भी यूनानी था। जबकि इसका बेटा जो बिंदुसार है इसके दरबार में 2 राजदूत आता है। एक आता सीरिया के राजा के पास से और दूसरा आता मिस्र के राजा के पास से। सीरिया के राजा के पास से आता है, उसका नाम होता डाइमेकस, और जो मिस्र के राजा के पास होता है उसका नाम होता डायनीसियस। खास करके 2 सवाल पूछे कि डाइमेकस या फिर डायनीसियस किसके दरबार में आए थे, एक अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों यहां से सवाल पूछा। अब यहाँ पर आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे, मतलब आप देखो कि सांख्य दर्शन से ही दोस्तों जैन धर्म का विकास हुआ था, और बाद में जैन धर्म से ही दोस्तों देखो कि आजीवक का विकास हुआ। तो आजीवक भी एक प्रकार का संप्रदाय था, एक धार्मिक संप्रदाय था, जो बाद में दोस्तों आप देखो कि इनके बेटा बिंदुसार अपनाते हैं। जैसे आप देखोगे अभी कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अपनाया, इसका बेटा जो बिंदुसार है वो आजीवक धर्म को अपनाया, और जो इसका बेटा जब अशोक आएगा तो बौद्ध धर्म को अपनाएगा। तो यहां से भी सवाल पूछता है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को संरक्षण दिए, बिंदुसार आजीवक को दिए, और अशोक किसको दिए, बौद्ध धर्म को। तो यहाँ आजीवक के लिए दोस्तों आप देखोगे बहुत सारा गुफा का भी निर्माण करवाए थे। और साथ ही साथ मैं बताया कि जैसे अशोक और सुसीमा को तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए भेजे थे, और ये भी बताया कि जब अशोक गद्दी पर बैठेगा तो गद्दी पर बैठने से पहले बिंदुसार के समय अवंती का राज्यपाल था। तो दोस्तों जितना सारा फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा। यूनानियों का आक्रमण यहाँ पर पूछा कि भारत में सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ, तो ईरानियों का राज। आप पढ़े हो कि राजा डेरियस वगैरह का अखमनी साम्राज्य, जो ईरान में अखमनी साम्राज्य था, राजा डेरियस वगैरह आक्रमण करता। तो भारत में सबसे पहले ईरानी का आक्रमण हुआ, फिर हिंद यवन का आक्रमण हुआ, फिर पल्लव का और कुषाण का। तो हिंद यवन ये दोस्तों यूनानी लोग है दोस्तों। इसका हम लोग जब विदेशियों का आक्रमण पढ़ेंगे तब बताएंगे। ऑलरेडी सिकंदर के बारे में थोड़ा सा जान सकते हो। मकदूनिया का राजा फिलिप का बेटा होता है,
सिकंदर का जन्म 356 बीसी में, और तक्षशिला का राजा आम्बी इसका विरोध करता है, लेकिन आम्बी भी हार जाता है, सरेंडर कर देता। आम्बी सिकंदर के सामने सरेंडर हो जाता, जबकि राजा पोरस लड़ता है, और धनानंद से तो खुद सिकंदर ही डर के भाग जाता है। तो दोस्तों यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन इशारे बनाए जा सकते हैं। तक्षशिला के बारे में ऑलरेडी कहानी बता चुके थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी भी यहाँ के प्रोफेसर थे, और चंद्रगुप्त मौर्य खुद यहाँ चाणक्य के पिता चाणक्य मुनि भी यहाँ अध्यापक थे, और चाणक्य भी यहाँ के अध्यापक रहे थे। इसी को बचाने के लिए तो धनानंद से दुश्मनी होता चाणक्य का। और राजा पोरस का लड़ाई भी ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही छोड़ेंगे। आज हमारा जो मौर्य वंश में बस हम दो ही राजा पढ़े, एक चंद्रगुप्त मौर्य और एक बिंदुसार। अशोक हम कल पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि अशोक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और अशोक के लड़ाई में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से अशोक कलिंग से युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध होता है, जो लाखों सेना का मृत्यु हो जाता है, खून का नदी बह रहा होता है, और फिर किस प्रकार से अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और बौद्ध धर्म अपनाते हैं। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद फिर आप देखो कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और अशोक कल्याणकारी कार्य करते हैं, और अंततः उनको एक अशोक महान, अशोका द ग्रेट का उपाधि दिया गया। तो दोस्तों इस सीरीज को हम लोग जारी रखेंगे, और कल हम लोग मौर्य का जो अशोक पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और मेरा वीडियो को आप दोस्तों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, तब एक कहानी के रूप में समझ में आएगा। ये हमारा तीसरा लेक्चर था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।